टू एंजल्स इंग्लिश लर्निंग। आज हम हमारी क्लास 12th की शॉर्ट स्टोरीज बुक का सेकंड चैप्टर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे पढ़ने जा रहे हैं, जिसे आर के नारायण ने लिखा है। आर के नारायण तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे। ये एक बहुत ही अच्छे और फेमस राइटर रहे हैं अपने टाइम में। इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी पाया है अपनी फेमस बुक द गाइड के लिए। और इनकी ये जो स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये स्टोरी एक इत्तेफाक से बने हुए एक ज्योतिषी की कहानी है, जो कि बाय प्रोफेशन ज्योतिषी नहीं होता है। वो किस्मत से इत्तेफाक से ज्योतिषी बन जाता है और वो कैसे लोगों की फेस रीडिंग करके अपना ये प्रोफेशन बहुत अच्छे से चला रहा होता है, अपनी स्किल्स का यूज़ करके, वो हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment. रोजाना की तरह ही दोपहर के समय, मिड-डे दोपहर के समय, ही ओपन्ड हिज बैग, उसने अपना बस्ता खोला, एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। प्रोफेशनल मतलब व्यवसायिक, इक्विपमेंट मीन्स उपकरण, तो उसके व्यवसाय में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, क्योंकि हर व्यवसाय से जुड़े हुए अपने कुछ अलग उपकरण होते हैं। जो आपका बाबर होता है, नाई, उसके अलग उपकरण होते हैं। जो टेलर होता है, उसके अलग उपकरण होते हैं। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर था, तो उसके अलग उपकरण थे। क्या थे उसके उपकरण, चलिए देखते हैं। Which consisted of a dozen cowrie shells, उसके उपकरण में 1 दर्जन कौड़ी शेल्स थे। कौड़ियाँ आपने देखी होंगी, सफ़ेद रंग की होती हैं। तो 1 दर्जन कौड़ियाँ थी उसके सामान में। A square of cloth with obscure mystic charts on it, और एक चौकोर वर्गाकार कपड़े का टुकड़ा था जिस पर अनजानी रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थी। ऑब्सक्योर मिस्टिक मतलब अनजानी और रहस्यमयी आकृतियां उस पर बनी हुई थी कपड़े पर। अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पाल्मेरा राइटिंग, एक नोटबुक थी उसके पास, उस पर वो कुछ लिखता था। एंड अ बंडल ऑफ पाल्मेरा राइटिंग, और उसके पास एक बंडल पाल्मेरा राइटिंग, ताम्रपत्र थे जो ज्योतिषी लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ लिखने के लिए। His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, और उसका जो माथा था वो चमक रहा था। resplendent मीन्स होता है चमकना। वो चमक रहा था दूर से ही, किससे? sacred ash, पवित्र भस्म, and vermilion, और सिंदूर या फिर रोली से, मतलब उसने अपने माथे पर पवित्र भस्म और रोली लगा रखी थी, पोत रखा था अपने माथे को उसने ऐसे। And his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers. और उसकी आंखें जो है उनमें एक अजीब सी चमक थी। ग्लीम मीन्स होता है चमक, जो किसके कारण थी? जो लगातार कंटिन्यूअल सर्चिंग, जो लगातार अपने लिए कस्टमर्स को, अपने लिए ग्राहकों को ढूंढने में व्यस्त थी। तो वो जो विचित्र सी चमक थी, जो तेज था उसकी आंखों में, वो वास्तव में निरंतर ग्राहकों को ढूंढते रहने के कारण वैसी हो गई थी। But which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. परंतु वो जो आंखों की चमक थी, उसको देख करके उसके जो भोले भाले ग्राहक थे, सिंपल क्लाइंट्स मीन्स भोले भाले बेचारे ग्राहक, वो उसे डिवाइन समझते थे, अलौकिक समझते थे। प्रोफेटिक लाइट मतलब कोई दैवीय गुण समझते थे। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और अपने आप में सुख की अनुभूति करते थे। द पावर ऑफ हिज आईज was considerably enhanced by their position, और जो उसकी आंखों की जो चमक थी वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा enhance हो रही थी, बढ़ रही थी। किस कारण से? उन आंखों की पोजीशन के कारण, जहां पर वो स्थित थी। कहां पर वो स्थित थी? placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. उसकी दोनों आंखें, दे यहाँ पर आंखों के लिए यूज हुआ है कि वो कहां पर स्थित थी? बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, उस माथे के बीच में।
जो पेंटेड फोरहेड था, जिस पर उसने भस्म और रोली से अपने माथे को पोत रखा था, वो वहां पर स्थित थी, इसलिए वो और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी. एंड द डार्क विस्कर्स व्हिच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स, और उसकी जो लंबी लंबी दाढ़ी थी, डार्क मीन्स काली, और लंबी जो दाढ़ी थी जो कि लटक रही थी, स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, उसके गालों तक लटक रही थी. इवन हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग. जो मंद बुद्धि इंसान भी होता, कम बुद्धि वाला भी होता, उसकी आंखों में भी ऐसी ही चमक दिखाई देती अगर वो अपने आप को ऐसे गेटअप में तैयार करता. एक मूर्ख तक की आंखों में इसी तरह की चमकीली स्थिति बन सकती थी जिस तरह से उसने अपने आप को तैयार कर रखा था. टू क्राउन द इफेक्ट, प्रभाव को और बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी स्थिति को और भी ज्यादा शक्तिशाली दिखाने के लिए, he wore a saffron colored turban around his head. उसने, वोंट मीन्स होता है बांधना, उसने एक केसरिया रंग की पगड़ी बांध रखी थी अपने सर के चारों ओर. मतलब और भी ज्यादा लोगों को अपनी ओर प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए उसने अपने सर के चारों ओर एक भगवा रंग की या केसरिया रंग की पगड़ी या साफा बांधा हुआ था. दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और ये जो रंग योजना थी उसकी, कलर स्कीम मीन्स रंग योजना, इस रंग को चूज करना जो है वो उसके लिए कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि इस रंग की ओर अक्सर ही लोग आकर्षित हो जाते हैं. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. लोग जो हैं वो उसकी ओर इस प्रकार आकर्षित होते थे, अट्रैक्ट होते थे, जैसे मधुमक्खियां कॉस्मोस और डहलिया के पौधे के चारों ओर आकर्षित होती हैं. मतलब लोग उसके इस अपीयरेंस को देख करके उसे बहुत बड़ा ज्योतिषी समझते थे और उसके पास चले आते थे, उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree, which flanked a path running through the town hall park. वो कहाँ बैठता था? अंडर द बोज, बोज मीन्स होता है टहनिया, ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमरिंड ट्री, एक बड़े और विशाल इमली के पेड़ के नीचे, जिसने अपनी लताओं को, अपनी टहनियों को बहुत दूर तक फैला रखा था. विच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो कहाँ तक जाता था, जिसका रास्ता जो है वो टाउन हॉल पार्क के बगल से ही गुजरता था. मतलब टाउन हॉल पार्क के बगल से जो रास्ता गुजरता था वहाँ पर एक बड़ा सा इमली का वृक्ष था जिसकी बड़ी बड़ी सी टहनियाँ और डालें थीं, उनके नीचे वो बैठता था. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, ये एक बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल मतलब याद रखने वाली और एक बढ़िया जगह थी, एक बहुत ही बढ़िया स्थान था. अनेक तरीके से देखा जाए, हर तरीके से ये बढ़िया स्थान था उसके इस व्यवसाय के लिए. A surging crowd was always moving up and down this narrow road morning till night. और सुबह से लेकर शाम तक, सवेरे से लेकर रात तक इस सकरी सड़क पर, नैरो मीन्स पतली और सकरी सड़क पर इधर से उधर लोगों की भीड़ उमड़ी रहती थी. क्राउड मीन्स होता है भीड़, तो मतलब इस रास्ते पर हर समय लोग चलते रहते थे सुबह से लेके रात तक, कभी यहाँ शांति नहीं होती थी, इसलिए उसने ये स्थान चुना. अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस was represented all along its way, और यहाँ पर कई तरह के व्यापार देखने को मिलते थे. मतलब उस सड़क पर किनारे किनारे विभिन्न प्रकार के व्यापार और कामों के प्रतिनिधित्व थे. मतलब वहाँ पर कई तरह की दुकानें लगी रहती थीं. किस किस चीज़ की वहाँ पर दुकानें थीं, किस किस का व्यापार होता था, चलिए देखते हैं. मेडिसिन सेलर्स, वहाँ पर दवाइयों के विक्रेता थे. सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, चोरी किए हुए सामान और कबाड़ को बेचने वाले, उनकी दुकानें थी. वहाँ पर चुराए हुए काठ और कबाड़ के विक्रेता थे. और क्या था? मैजिशियंस, वहाँ जादूगर भी थे. एंड अबव ऑल, और इन सब से ऊपर, एन ऑक्शनर. ऑक्शनर मीन्स होता है बोली लगाने वाला या फिर नीलामी करता, ऑफ चीप क्लोथ,
सस्ते कपड़ों की बोली लगाने वाला, who created enough din. Enough din का मतलब होता है शोरगुल। तो वो क्या करता था, सबसे अधिक शोरगुल रखता था सारे दिन, all day, to attract the whole town, जिससे कि वो संपूर्ण एरिया को, मतलब पूरे के पूरे कस्बे को अपनी ओर आकर्षित किए रहता था, अपने उन जो बोली लगाने वाले नीलामी के जो सस्ते कपड़े हैं उनको बेच बेच के वो वहां पर पूरे दिन शोरगुल इकट्ठा करता रहता था। Next to him in vociferousness came a winter of fried groundnuts. शोर मचाने में, vociferousness का मीन्स होता है शोरगुल करने में, तो अगला स्थान शोरगुल करने में आता है उस वेंडर का, उस विक्रेता का, ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, जो कि भुनी हुई मूंगफलियां बेचता था, who gave his wear का मीन्स होता है सामान, a fancy name each day, जो क्या करता था, अपने सामान को, मतलब अपनी मूंगफलियों को नया नया नाम देता था हर दिन, calling it बॉम्बे आइसक्रीम one day, एक दिन वो अपनी मूंगफलियों को बॉम्बे की आइसक्रीम कहकर संबोधित करता, and on the next दिल्ली आमंड, और अगले दिन वो कभी कहता बॉम्बे की आइसक्रीम, कभी कहता दिल्ली के बादाम, एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी, और तीसरे दिन वो अपनी मूंगफलियों को संबोधित करता राजाओं की मिठाई कह करके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ऐसे ही नित नए नए और कई नामों से वो अपनी मूंगफलियों को संबोधित करता, एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम। फ्लॉक्ड का मीन्स होता है इकट्ठे होना, और लोग उसके चारों ओर इकट्ठे रहते थे। A considerable portion of this crowd died before the astrologer too, और इसी भीड़ का एक बड़ा भाग, बड़ा हिस्सा जो है वो एस्ट्रोलॉजर के चारों ओर भी इकट्ठा रहता था, उसके सामने भी इकट्ठा रहता था। The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. और वो जो एस्ट्रोलॉजर था वो कैसे अपना बिजनेस चला रहा था, अपना व्यापार, ज्योतिषी का अपना व्यापार चलाता था उस मूंगफली के ढेर के पास, जो चटक चटक कर धुआं उड़ाती हुई जो लौ थी, जो प्रकाश उससे निकल रहा था, उसी के सहारे वो अपना व्यापार शाम के अंधेरे में चलाता था। उसके पास और कोई लाइटनिंग का सिस्टम नहीं था। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lightning. और वास्तविकता में उस स्थान का आधा आकर्षण, हाफ, यहाँ पर आधे की बात की गई है, enchantment का मतलब आकर्षण, उस जगह का आधा आकर्षण का कारण जो है वो ये था कि उसे नगर पालिका की रोशनी का कोई लाभ नहीं था। मतलब उस जगह पर म्यूनिसिपल लाइटनिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं था, वहाँ के लोग उसका कोई फायदा नहीं उठा पा रहे थे। द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, और वो जो जगह थी वो केवल जो दुकानें थी उनकी रोशनियों से ही प्रकाशित थी। मतलब दुकानों की जो रोशनी थी वहीं से उस स्थान को प्रकाश मिल रहा था। 1 or 2 had hissing gas lights, उनमें से 1-2 के पास वो फुसकार भरती हुई गैस वाली बत्तियां थी। हिसिंग लाइट्स मतलब पहले ऐसी लाइट्स चलती थी जिनमें पहले हवा भरी जाती थी, उसके बाद वो चलती थी। Some had nacked flares stuck on poles, और कुछ के पास बांसों में लगी हुई नंगी लपटें थी, मतलब खुली हुई लाइट्स थी, वो जो बांसों के साथ में पोल्स के साथ लटक रही थी। Some were lit up by old cycle lamps, and 1 or 2, like the astrologers, managed without lights of their own. और कुछ जो हैं वो साइकिल की पुरानी बत्तियों से प्रकाशित थी, और 1-2 के पास 1 or 2 like the astrologer, एस्ट्रोलॉजर की ही तरह 1-2
जो लोग थे वहां पर वो कैसे मैनेज करते थे, वो उनके पास स्वयं का खुद का कोई प्रकाश नहीं था, वो दूसरों की जो लाइट्स थी उनसे अपना काम चलाते थे। इट वॉज अ bewildering crisscross of light rays and moving shadows। और ये कैसा था, इधर उधर जो चलती फिरती छायाओं की जो एक दूसरे पर पड़ती हुई रोशनी की किरणें थी, जो एक दूसरे को काटती रहती थी, क्योंकि कभी इधर से प्रकाश आ रहा है, रास्ते में कोई आ गया तो वो प्रकाश कट गया, कभी दूसरी दुकान से थोड़ा सा उजाला पड़ रहा है, तो वो जो रोशनी थी वो कैसी थी, चलती फिरती छाया की रोशनी थी, जो आते जाते लोगों के कारण कभी कभी कट जाती थी या फिर भटक जाती थी, बट जाती थी। आगे क्या होता है, दिस suited the astrologer very well for a simple reason, that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to himself next minute। और ये जो स्थिति थी उसने कहीं ना कहीं इस एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज़्यादा फायदा दिया। मतलब ऐसी स्थिति जो है वो उसकी ज्योतिषी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रही। इसका सीधा कारण ये था कि उसे अपना जीवन शुरू किया, जो उसने अपना ये कार्य शुरू किया था जब यहाँ पर आकर के, तो उसका इरादा ज्योतिषी बनने का नहीं था और वो अन्य लोगों के भविष्य के बारे में उतना अनजान था जितना वो अपने स्वयं के भविष्य के बारे में अनजान था। कहने का मतलब ये है कि वो बाय चांस एस्ट्रोलॉजर बन गया और इस माहौल का उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जब उसने अपना ये प्रोफेशन शुरू किया था तो उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, कैसे हम किसी का भविष्य बता सकते हैं। उसे अपने स्वयं के भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता था। व्हेन ही बिगेन लाइफ, जब उसने यहाँ पर आकर के अपना जीवन शुरू किया तो उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले मिनट, अगले पल, आगे भविष्य में उसके साथ क्या होने जा रहा है। इस कृत का उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। कैसे फ़ायदा मिला देखते हैं हम। He was much a stranger to the stars as were his innocent customers। वो भी उतना ही अनजान था उन तारों के बारे में, ज्योतिषी के बारे में, ज्योतिष विद्या के बारे में, जितना कि उसके भोले भाले ग्राहक। मतलब वो भी कुछ नहीं जानता था ज्योतिषी के बारे में, जिस तरह से उसके जिन लोगों को वो उनका भविष्य बता रहा था उतने ही अनजान वो लोग भी थे जितना कि वो था। मतलब उसे कोई भी ज्योतिषी का ज्ञान नहीं था। Yet he said things which pleased and astonished everyone। और फिर भी वो क्या करता था, वो वही बातें लोगों को बताता था जिनको सुन करके लोग प्रसन्न या फिर आश्चर्यचकित कर देते। ऐसा वो कैसे करता था, उसको कोई ज्ञान नहीं था, फिर भी वो लोगों को खुश करने वाली या फिर आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें ही दूसरों को बताता था। That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork। और वो ऐसा इसलिए कर पाता था, उसने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, कहीं पर उसने कोई क्लासेस नहीं ली थी, फिर भी वो ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसने अपने काम को बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से करना शुरू किया। पहले उसे कोई अनुभव नहीं था, धीरे धीरे उसने अभ्यास किया और उसका जो चालाक अनुमान था, जो उसका श्रीउड गेस वर्क था, मतलब चालाकी भरा जो उसका गेस वर्क था, उसके कारण उसका ये जो काम था ज्योतिषी का वो बहुत अच्छे से चल गया, जबकि उसे कोई ज्ञान नहीं था ज्योतिषी का। All the same, it was as much as honest man's labor as any other। और ऐसा इसलिए था क्योंकि परिश्रम में उतनी ही ईमानदारी थी जितनी कि किसी भी ईमानदार के परिश्रम में हो सकती थी। मतलब उसने इस कार्य पर कठिन परिश्रम किया था। It was as much as honest man's labor as any other। जितना कि कोई भी ईमानदार इंसान
परिश्रम करता किसी भी कार्य को करने के लिए, उसने भी अपनी प्रैक्टिस के साथ और अपने गेस वर्क के साथ में इस पर कार्य किया था। ज्योतिषी का जो उसको ज्ञान आया था वो ऐसे ही आया था। एंड ही डिजर्व्ड द वेजेस ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे। और दिन के व्यतीत होने के साथ, मतलब दिन के खत्म होने के साथ उसकी जो कुछ भी कमाई होती थी, वेजेस का मीन्स होता है कमाई या फिर सामान, जो कुछ भी वो घर लेकर के जाता था वो उसके योग्य होती थी, क्योंकि वो दिन भर वहां पर बैठ करके कठिन परिश्रम करता था, अपनी बुद्धि लगाता था, अपनी चालाकी से वो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित भी करता था। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है एस्ट्रोलॉजर के साथ इस कहानी में। He had left his village without any previous thought or plan. उसने अपना गांव छोड़ दिया था without any previous thought or plan. बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी योजना के उसने पहले ही अपना गांव छोड़ दिया था। If he had continued there, अगर वो वहां रह रहा होता, he would have carried on the work of his forefathers. तो वो भी वहां पर अपने पुरखों वाला, अपने forefathers वाला काम ही कर रहा होता। Namely, जैसे tilling the land. Tilling the land means अपने खेतों को जोतना, living, marrying and ripening in his cornfield and ancestral home. शादी करना और अपने पुरखों के घर में रहना और उन्हीं की तरह घरों में और अपने जो कॉर्नफील्ड्स हैं, मक्के के जो खेत थे, वहां पर अपना जीवन यापन करना। बट दैट वॉज नॉट टू बी, परंतु ऐसा नहीं हुआ, मतलब उसके साथ ऐसा नहीं होना था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन. उसे अपना घर छोड़ना पड़ा बिना किसी को बताए. And he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. और वो तब तक नहीं रुक सकता था जब तक कि उसने सैकड़ों मील दूरी तय न कर ली हो. मतलब किसी से बिना कुछ कहे उसे अपना घर छोड़ना पड़ा और बिना सोचे उसे सैकड़ों मील पीछे छोड़े वहां पर वो रुक नहीं सकता था, उसे आगे बढ़ के आना पड़ा. टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील. और किसी गांव वाले के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी. एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन. ऐसा लग रहा था जैसे कि उस गांव और शहर के बीच में एक महासागर के जो दोनों सिरे होते हैं उसके बीच की दूरी हो. मतलब गांव और उस जगह में जहां पर वो आकर के अब बस गया था, दोनों के बीच में एक महासागर के जितनी दूरी रही है. He had a working analysis of mankind's trouble. लोगों की मुसीबतों का उसे अच्छा विश्लेषण आता था. मतलब उसकी जो एनालिसिस थी, उसका जो आंकड़ा था लोगों की मुसीबतों के बारे में, वो बहुत ज़्यादा तेज था, अच्छा था. मैरिज, मनी एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज. शादी विवाह, धन दौलत, रिश्ते तथा रिश्तेदारी की उलझने. टैंगल्स का मीन्स होता है उलझने. ह्यूमन टाइज मतलब लोगों की आपस में जो उलझने हैं उनका उसे बहुत अच्छा ज्ञान था. लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शंस. और लंबी प्रैक्टिस ने, लंबे अभ्यास ने उसकी समझ को और ज़्यादा तेज कर दिया था. परसेप्शन मीन्स होता है उसकी जो समझ है. शार्पन मीन्स उसे तेज कर देना, बढ़ा देना. विदिन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग. 5 मिनट के अंदर ही वो समझ लेता था कि क्या गलत है, कुछ तो गलत है. ही चार्ज्ड 3 pies per question. वो एक क्वेश्चन पर, एक प्रत्येक प्रश्न पर 3 पाई लेता था. ये उसकी उस वक्त की करेंसी थी, जितना वो पैसा लेता था. नेवर ओपन्ड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 minutes. और जब तक कि सामने वाला लगभग 10 मिनट तक अपनी बातें बोल न ले, तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता था.
मतलब वो सामने वाले को कम से कम 10 मिनट तक सुनता था, which provided him with enough stuff for a dozen answers and advices. और 10 मिनट तक सुनने के बाद उसे अच्छा खासा जो उत्तर और परामर्श देने के लिए मसाला था वो मिल जाता था कि अब उसे अपने ग्राहक को, सामने वाले को क्या कहना है वो 10 मिनट में अच्छे से समझ लेता था, आंकड़ा लगा लेता था. When he told the person before him, gazing at his palm, अपने सामने वाले व्यक्ति की जो हथेली होती थी, पाम मीन्स होता है हथेली, वो उसको कम से कम अच्छे से पहले घूरता था. उसे सामने वाली की व्यक्ति, जो उसके सामने व्यक्ति है, उसकी हथेली को बहुत अच्छे से देखता था और फिर वो क्या कहता था, In many ways you are not getting the fullest results of your efforts. और वो उनसे कहता था, अनेक बातों में तुम्हें अपने प्रयास का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है. मतलब ये एक आम सी बात है, अगर आप किसी से भी कहेंगे कि यार तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन तुम्हें रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो 10 में से 9 लोग इस बात पर सहमत हो जाएंगे. तो वो भी यही करता था. 9 out of 10 were disposed to agree with him. और 10 में से 9 लोग उसकी इस बात पर सहमति जताते थे. और he questioned, या फिर वो उनसे सवाल करता था, Is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? क्या तुम्हारे परिवार में ऐसी कोई औरत है या दूर की रिश्तेदारी में भी हो सकती है जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार ना रखती हो, मतलब जो तुम्हें कुछ खास पसंद ना करती हो. और he gave an analysis of character, और या फिर वो उनके चरित्र का विश्लेषण करने लगता था. Most of your troubles are due to your nature. और वो उनसे कहता था, तुम्हारी जो आधे से ज़्यादा ट्रबल्स हैं, जो तुम्हारी परेशानियां हैं, वो तुम्हारे स्वभाव के कारण ही हैं. How can you be otherwise with Saturn where he is? या फिर वो उनसे कहता था कि तुम्हारी जो अधिकांश परेशानियां हैं वो तुम्हारे स्वभाव के कारण हैं, जिस स्थान पर शनि है. सैटर्न मीन्स होता है शनि, जो कि ग्रह होता है. तो वो कहता था उनसे, जिस स्थान पर शनि है उसके रहते हुए तुम बदल भी कैसे सकते हो. मतलब जो तुम्हारा स्वभाव है वो तुम्हारे शनि के इस स्थान पर होने के कारण है. यू हैव एन impetus nature. impetus का मीन्स होता है चंचल. जो तुम्हारा स्वभाव है वो चंचल है. and a rough exterior, और तुम बाहर से थोड़े से सख्त मिजाज के दिखाई देते हो. ऊपरी तौर से खराब लगते हो. एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहर से, तो तुम ऊपरी तौर से खराब लगते हो परंतु तुम्हारा जो मन है वो चंचल है. ऐसी बातें वो अपने क्लाइंट्स से कहता था. दिस endeared का मीन्स होता है स्नेह बना लेना या लोगों के मन में जगह बना लेना. तो उसकी ये जो बातें थी वो लोगों के मन में अपने लिए जगह बना लेता था. टू देयर हार्ट्स, उनके मन में बहुत जल्दी अपनी इन बातों से वो अपने क्लाइंट्स के मन में जगह बना लेता था. फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर. और वो अपनी इन कोमल और चिकनी चुपड़ी अच्छी बातों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, क्योंकि हम में से जो सबसे कोमल होता है, जो कोमल हृदय वाले लोग होते हैं, उसे भी इस विचार से प्यार होता है कि वो ऊपरी तौर से खराब प्रतीत होता है. मतलब ये बात अक्सर ही लोग मान लेते हैं कि उनका जो स्वभाव है वो ऊपरी तौर से अच्छा नहीं है, इसीलिए उन्हें खासा लोग पसंद नहीं करते हैं. तो ऐसा ही वो करता था अपने क्लाइंट्स के साथ और लोग उसकी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते थे. सो फ्रेंड्स, हमारा ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पर, इसलिए इसे हम यहीं पर रोकते हैं और रेस्ट ऑफ द चैप्टर को मैं सेकंड पार्ट में कवर करूँगी. इसलिए वेट करिए इसके सेकंड पार्ट का. तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.